जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 90,000 करोड़ रुपीस के सबमरीन डील कुछ ही सप्ताह में होगी साइन। गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को मिलेंगे मैन पोर्टेबल लॉइटरिंग म्यूनिशन। भारत सरकार ने माना नाविक वर्तमान समय में नहीं प्रदान कर रहा है पोजिशनिंग सर्विसेज। रशिया ने ऑफर करी सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन के साथ अपनी एडवांस्ड मिसाइल्स। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के रफाल को लेकर प्रोपेगेंडा करने वाला फ्रेंच नेवी के एक्स पायलट के मिले चाइना के साथ लिंक। जर्मन राजदूत की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए कि कुछ ही सप्ताह के अंदर भारत और जर्मनी P-75I वाले प्रोग्राम को अंतिम रूप देंगे। यह वही प्रोग्राम है जिसमें भारत के मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जर्मनी की थाइसन-करब मरीन सिस्टम के साथ मिलकर भारत में भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस्ड कन्वेंशनल अटैक सबमरीन्स को बनाएगी। और ये लगभग 90,000 करोड़ रुपीस तक की परियोजना होने वाली है। और इस प्रोग्राम की जो कीमत बताई गई है 90,000 करोड़ रुपीस प्लस, तो इसमें लाइफ साइकिल सपोर्ट और एडवांस्ड कॉम्बैट सिस्टम इंटीग्रेशन तो ये सब शामिल है। जबकि पहले इस प्रोग्राम की कॉस्ट लगभग 70,000 करोड़ रुपीस तक बताई जा रही थी, लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स में ये जो आंकड़ा है ये 90,000 करोड़ रुपीस प्लस और टू बी प्रिसाइज 99,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने एक आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। और उनको ये कहना है कि सरकार का संकल्प है 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना और साथ ही स्वदेशी कैपेबिलिटीज और इनोवेशन के जरिए भारतीय वायुसेना को दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना में बदलना। भारतीय वायुसेना ने संकल्प 2026 नाम से एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट को रिलीज किया है। इस डॉक्यूमेंट में उन क्रिटिकल इक्विपमेंट, कंपोनेंट्स, टेक्नोलॉजीज तो उनकी लिस्ट है जिनको लेकर भारतीय वायुसेना चाहती है कि इंडियन इंडस्ट्रीज उनको स्वदेशी तौर पर विकसित करे ताकि फॉरेन सप्लायर्स पर से निर्भरता कम हो सके। और इसमें विशेष रूप से भारतीय वायुसेना की सर्विस में जो रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट की एक बहुत बड़ी फ्लीट है तो उसके स्पेयर पार्ट्स की लिस्ट भी शामिल है। और प्राइमरी फोकस रहेगा सुखोई Su-30 MKI और MiG-29 फाइटर जेट्स की फ्लीट्स के सस्टेनमेंट पर। और जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से देखने को मिला कि जो सप्लाई चेन से वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, स्पेयर पार्ट्स को रशिया से प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है, काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो सकता है। और अगर वो मिल भी जाए तो उसकी डिलीवरी उतनी फास्ट नहीं हो पाएगी जितनी चाहिए। और इसलिए गोल है इन स्पेयर्स को स्वदेशी तौर पर विकसित करना ताकि जो रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसको लंबे समय तक मेंटेन करके रखा जा सके। और इसमें रशियन मेड एवियोनिक्स को भी भारत के सिस्टम से रिप्लेस करना शामिल है। इसके अलावा स्वदेशी रडार, स्वदेशी वेपन्स, क्रिटिकल लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, इन सब का स्वदेशीकरण करना मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है ये फ्रांस के रफाल फाइटर्स और यूएस ओरिजिन के हेलीकॉप्टर्स तो उनके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स को कवर करता है। जबकि तेजस के मामले में भारतीय वायुसेना एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में एक पूर्ण रूप से स्वदेशीकरण चाहती है, जिसमें उत्तम AESA रडार भी मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने एरो इंजन्स, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स तो इनको सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी गैप के तौर पर आइडेंटिफाई किया है, जिसके लिए भारत अभी भी काफ़ी भारी रूप से इंपोर्ट्स पर ही निर्भर है। बाकी जो कॉमन कंज्यूमेबल्स होते हैं जैसे कि बेयरिंग्स, स्पार्क प्लग्स, फिल्टर्स तो उनका भी लोकलाइजेशन के एफर्ट को इसमें शामिल किया गया है ताकि इन पार्ट्स की कमी से भी जो हमारे एयरक्राफ्ट है वो ग्राउंडेड ना रहे। इसी के तहत जो भारतीय वायुसेना है वो AI बेस्ड एयरक्राफ्ट हेल्थ मॉनिटरिंग और मटेरियल्स टेस्टिंग के लिए एकेडमी के साथ भी काम कर रही है। प्लांट इन प्लांट वाले मॉडल को एक्सप्लोर किया जा रहा है जो कि प्राइवेट कंपनीज को भारतीय वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो के अंदर ही ऑपरेट करना अलाउ करेगी ताकि और भी तेजी से स्पेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग और ओवरहॉलिंग हो सके। और एयरफोर्स ने ये जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स की एक डिटेल्ड लिस्ट शेयर करी है तो ये दिखाता है कि कैसे जो भारतीय वायुसेना है वो एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना चाहती है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से जो वल्नरेबिलिटी होती है उसको कम करना चाहती है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को मजबूत करना चाहती है। और एयरफोर्स ने इस संकल्प 2026 में स्पेसिफिक स्वदेशी कंपोनेंट्स के रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताया है। लोकसभा में एक रिटन रिप्लाई में भारत सरकार की तरफ से नाविक कॉन्स्टलेशन के ऑपरेशनल स्टेटस के बारे में कंफर्मेशन दिया गया है, जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि अभी वर्तमान समय में नाविक कॉन्स्टलेशन की केवल 3 ही सैटेलाइट्स PNT सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और वो सैटेलाइट्स हैं IRNSS-1B, IRNSS-1I और NVS-01। PNT सर्विसेज का मतलब होता है पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग। और भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि एक बेसिक पोजिशनिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कम से कम 4 ऑपरेशन सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पर चूंकि अभी नाविक कॉन्स्टलेशन में केवल 3 ही सैटेलाइट्स ऑपरेशनल है और इसी वजह से वर्तमान समय में जो नाविक कॉन्स्टलेशन है वो स्वतंत्र रूप से
पोजीशनिंग सर्विसेज प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन जहां तक बात है टाइमिंग सर्विस की, वो फंक्शनल है। और ये भी कहा गया कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो मल्टी कॉन्स्टलेशन GNSS सर्विसेज का इस्तेमाल करती है। और चूंकि नाविक का इस्तेमाल अधिकतर केसेस में मल्टी कॉन्स्टलेशन एनवायरनमेंट के तौर पर किया जा रहा है, तो इसलिए यूजर्स के लिए कोई खतरा नहीं है। और अगला नाविक सैटेलाइट यानी कि NVS-03 लॉन्च के लिए तैयार है, और 2 और सैटेलाइट यानी कि NVS-04 और NVS-05 तो वो भी अपनी बनने के एडवांस स्टेजेस में है। तो सीधे शब्दों में कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार ने कंफर्म किया है कि वर्तमान समय में नाविक की केवल 3 ही सैटेलाइट्स ऑपरेशनल हैं, और इसी वजह से भारत का नाविक सिस्टम इंडिपेंडेंट तरीके से एक्यूरेट पोजीशनिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो केवल नाविक पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि हम मल्टी कॉन्स्टलेशन जैसे कि GPS, ग्लोनास, गैलीलियो तो इनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनके सिग्नल्स को कंबाइन करके भारत को फिलहाल एक्यूरेट पोजीशनिंग मिल रही है। और इसी वजह से नाविक के पास पर्याप्त सैटेलाइट्स ना होने के बावजूद भी भारत ने फिलहाल अभी अपनी नेविगेशन कैपेबिलिटी को लूज नहीं किया है। लेकिन फिर भी दूसरे कंट्रीज की नेविगेशन पर निर्भरता बनी हुई है, जो कि किसी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट में एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। और इसी वजह से निर्भरता को खत्म करने के लिए जल्द ही नाविक के लिए बाकी की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने मैन पोर्टेबल लॉयटरिंग म्यूनिशंस की खरीद के लिए एक RFI जारी करी है, और ये जो लॉयटरिंग म्यूनिशंस है विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के लिए लिए जाने। और RFI के मुताबिक इन लॉयटरिंग म्यूनिशंस की जो मिनिमम रेंज है वो 40 किलोमीटर तक होनी चाहिए, और ऑब्वियसली मैन पोर्टेबल भी होने चाहिए, और एंड्योरेंस टाइम कम से कम 2 घंटे तक का होना चाहिए। बाकी ये हाई एक्सप्लोजिव और हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड दोनों को कैरी करने में सक्षम होने चाहिए, ताकि अलग अलग टाइप के टारगेट्स को हिट किया जा सके। और ये जो मैन पोर्टेबल लॉयटरिंग म्यूनिशंस की खरीद है, ये भारतीय वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्सेस को एक इंडिपेंडेंट स्ट्राइक ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। और अभी वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना की गरुड़ स्पेशल फोर्सेस के पास जो सबसे हैवीएस्ट मैन पोर्टेबल वेपन है वो है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि रशियन फर्म रोसोबोरोनएक्सपोर्ट ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट यानी कि Su-57E तो उसकी एक नई मिसाइल की ग्लोबल ड्राइव को लॉन्च किया है, और वो मिसाइल है RVV-SDM, जो कि एक मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे विशेष रूप से इस एयरक्राफ्ट के लिए बनाया गया है। और रोसोबोरोनएक्सपोर्ट की DG का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में सुखोई Su-57E एयरक्राफ्ट की मांग बढ़ रही है, और इस एयरक्राफ्ट ने एक रियल कॉम्बैट की कंडीशन में सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के मुकाबले अपनी कैपेबिलिटी को साबित किया है। और इसने रशिया में बने एयर लॉन्च वेपन्स जिसमें लेटेस्ट RVV-SDM गाइडेड मिसाइल भी शामिल है, तो इसका इस्तेमाल करके हवा, जमीन और सतह पर मौजूदा कई टारगेट को निशाना बनाया है। और इस मिसाइल की लॉन्च रेंज ज़्यादा है, पावर टू वेट रेशियो बेहतर है, असरदार क्षमता ज़्यादा है, और एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस भी बेहतर है। और इसके अलावा इसमें पैसिव रडार होमिंग चैनल लगा हुआ है, जो कि इसे पूरी तरह से स्टेल्थ, एक सटीक गाइडेंस और एक फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के साथ जैमिंग से भी बचने की खूबी देता है। और 25 किलोमीटर तक की ऊंचाई में उड़ने वाले टारगेट्स को ये मिसाइल एंगेज कर सकती है। और रशिया का ये भी कहना है कि उनके सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन में KH-38 MLE एयर टू सरफेस गाइडेड मिसाइल, KH-69 स्टेल्थ प्रिसिशन गाइडेड एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, KH-58 USHKE एंटी रडार मिसाइल, KH-35 UE एंटी शिप मिसाइल, और KAB-250 LG ई गाइडेड एरियल बॉम्ब्स और UPAB-1500B ई गाइडेड ग्लाइड बॉम्ब्स भी शामिल हैं। उनका यह कहना है कि सुखोई Su-57E दुनिया का एकमात्र 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो कि स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशंस में एक बड़े साइज की KH-69 जैसी लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए रशियन फर्म रोसोबोरोनएक्सपोर्ट रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ उनके सुखोई Su-57E फाइटर और इसके लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एयर लॉन्च वेपन्स तो दोनों की सप्लाई के लिए निगोशिएट करने के लिए तैयार है। और रोसोबोरोनएक्सपोर्ट ने सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन के साथ उनकी लेटेस्ट RVV-MD2 शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, RVV-SDM मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल और RVV-BD लॉन्ग रेंज मिसाइल्स ये तीनों ऑफर कर रखी हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रशिया ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट भारत को भी ऑफर कर रखा है, और वो भी भारत में स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑफर के साथ। लेकिन फिलहाल अभी तक भारत की तरफ से इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि भारत के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ संकेत तो ऐसे ही मिल रहे हैं कि फिलहाल भारत को कोई इंटरेस्ट नहीं है सुखोई Su-57 खरीदने में, जबकि भारत एमका पर ही फोकस कर रहा है और सुखोई Su-30 MKI को अपग्रेड करने पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। फ्रेंच नेवी का एक फॉर्मर पायलट जो कि अब एक यूट्यूबर भी है जिसका नाम है पियरी हेनरी चुएट, तो अब इसके खिलाफ फ्रांस में एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है चाइना से जुड़ी हुई मिलिट्री ट्रेनिंग और सेंसिटिव डिफेंस नॉलेज के पॉसिबल ट्रांसफर को लेकर है। और इस पर आरोप है कि इसने चाइना को क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। और फ्रेंच मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक सितंबर 2018 से लेकर अगस्त 2019 के बीच में ये चीन की कम से कम 2 अनडिक्लेयर ट्रिप्स पर गया था, और उस समय ये फ्रेंच नेवी में सर्व कर रहा था। और उन्हीं ट्रिप्स के दौरान इसने संभावित रूप से चाइना के मिलिट्री पायलट्स के लिए ट्रेनिंग सेशन को ऑर्गेनाइज किया था,
जो कि एक साउथ अफ्रीकन एविएशन कंपनी के माध्यम से अरेंज की गई थी। और इस बात का संदेह है कि इसने इस दौरान कुछ सेंसिटिव ऑपरेशनल और टैक्टिकल नॉलेज भी शेयर करी थी और इसी मामले पर अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और आपको बता दें कि फ्रेंच नेवी का वही एक्स पायलट है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना के J-10C और JF-17 फाइटर्स की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करी थी और उन्हें रफाल किलर्स की तरह वो डिस्क्राइब कर रहा था। और भारत के रफाल को लेकर जो चीन और पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा फैलाया था कि हमने इतने रफाल गिरा दिए, तो उस प्रोपेगेंडा को भी प्रमोट करने में ये मुख्य रूप से शामिल था। जबकि भारत का एक भी रफाल फाइटर जेट गिरा नहीं है, जो कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के एक लेटेस्ट टेंडर से भी क्लियर हो गया था। और अब जैसे कि चीन के लिए जासूसी करने का इस पर आरोप लग रहा है, तो अब समझ सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स की तारीफें क्यों चल रही थी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि POJK में जो पाकिस्तानी मिलिट्री का वहाँ की सिविलियंस के खिलाफ खुलेआम अत्याचार चल रहा है, तो उस पर अब वेस्टर्न मीडिया की आंखें खुली तो हैं, लेकिन उसमें भी उन्होंने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से इस मामले पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिस पर उन्होंने पाकिस्तानी कश्मीर करके इस मामले को बताया है। और इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स के इस हेडलाइन पर भारतीय एम्बेसी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को करेक्ट करने के लिए कहा है कि पाकिस्तानी कश्मीर जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन मिसलीडिंग है और इनकरेक्ट है। और पाकिस्तान ने भारत की टेरिटरीज के कुछ हिस्से इलीगल तरीके से ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं और अब वो उन टेरिटरीज पर ऑक्यूपाइड लोगों के खिलाफ वायलेंस कर रहा है। और एम्बेसी ने स्पष्ट किया है कि यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बाकी न्यूयॉर्क टाइम्स को अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो POK की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भी POK को POK ही कह रही है। और जिस तरह की भयानक स्थिति फिलहाल अभी POJK में हो रखी है, तो उसको शब्दों में पूरी तरह से बयां कर पाना बेहद ही मुश्किल है। एक वीडियो सामने आई थी POJK से, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी ने पहले एक नौजवान लड़की को शॉट किया और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को आर्मर्ड व्हीकल्स के फ्रंट पर रख के घुमा रहे थे, जैसे कि मानो उनके लिए कोई अचीवमेंट हो और उसको रिवॉर्ड की तरह वो घुमा रहे हैं। और वैसे भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो वहाँ पे जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, तो उनको भारत से कंपेयर करके उनको अपना दुश्मन बता रहे हैं। और अभी तक करीब 30 से अधिक सिविलियंस की जान जा चुकी है पाकिस्तानी आर्मी के एक्शंस की वजह से। और ये भी सामने आया है कि POJK में प्रदर्शनकारियों की आवाज़ दबाने के लिए जो पाकिस्तानी आर्मी है वो लश्कर और जैश के आतंकियों के साथ भी ऑपरेट कर रही है। और इंटरेस्टिंग बात है कि इन सब सिचुएशन के बावजूद वेस्टर्न मीडिया अभी भी इसको बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से कवर कर रही है। और वेस्टर्न मीडिया छोड़े, पाकिस्तान की खुद की मीडिया जो कि भारत के जंतर मंतर वाले प्रोटेस्ट को एक एक चीज़ कवर कर रही थी, एक एक डिटेल, लेकिन POJK के मामले में ऐसा लग रहा है कि उनके लिए वो सिचुएशन या वो जगह एग्जिस्ट करती ही नहीं है, जैसे कि मानो कुछ हो ही ना रहा हो। जबकि इसके विपरीत जो पाकिस्तान की मीडिया है वो पाकिस्तान द्वारा फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडा को ही प्रमोट करने में शामिल है। ये सामने आया है कि कई सारे पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो कि जानबूझकर भारतीय नाम के साथ बनाए गए हैं, ताकि ऐसा लगे कि वो भारतीय अकाउंट हैं, लेकिन स्पष्ट कर दे कि वो सारे के सारे पाकिस्तानी अकाउंट हैं और वो एक विशेष तरह का प्रोपेगेंडा कैंपेन पुश कर रहे हैं, जिसमें मणिपुर की सिचुएशन वाले कई खास कीवर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है और इसे एक नहीं बल्कि मल्टीपल अकाउंट्स हैं। और इसलिए हम फिर से आप सभी को रिकमेंड करेंगे कि PIB फैक्ट चेक, इंडियन आर्मी फैक्ट चेक, MEA फैक्ट चेक, ये जितने भी हमारे ऑफिशियल फैक्ट चेक हैंडल्स हैं उनको फॉलो करके रखें और फेक न्यूज़ के खिलाफ खुद को भी अवेयर करें और बाकियों को भी। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही विशाल चौधरी और सिपाही बबलू सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज एक दिन 2011 में जम्मू कश्मीर में ही अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार जयपाल सिंह और लांस नायक देवेंद्र सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2022 में हमारे कैनाइन वॉरियर एक्सेल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2000 में 3 असम राइफल्स के कमांडेंट PNT नायर, हवलदार LK सिन्हा, हवलदार हीरालाल प्रसाद, राइफलमैन मैथ्यू TM, 1987 में 16 असम राइफल्स के CHM बहादुर चंद, राइफलमैन धन बहादुर थापा और 1966 में 19 असम राइफल्स के राइफलमैन ईमान सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है, असम राइफल्स को विशेष रूप से किस लिए बनाया गया था? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।